के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल -CAG के बारे में है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, CAG भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा क्योंकि वो ये देखता है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। आइए अनुच्छेद 148 से 151 तक को एक एक करके गहराई से समझते हैं। अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें। यह अनुच्छेद CAG के पद की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि वो बिना किसी डर के सरकार के खर्चों की जांच कर सके। नियुक्ति। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है। पद की सुरक्षा। हटाना। CAG को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया। स्वतंत्रता। 1. रिटायर होने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकता ताकि वो भविष्य के लालच में सरकार का पक्ष न ले। 2. इनका वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय होते हैं और ये संचित निधि पर भारित होते हैं। इस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्य और शक्तियां। यह अनुच्छेद बताता है कि CAG आखिर काम क्या करेगा। संसद ने इसके लिए CAG अधिनियम 1971 बनाया है। लेखा परीक्षा ऑडिटिंग। CAG भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी खर्चों की जांच करता है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखा। वो केंद्र और राज्यों की आकस्मिकता निधि, कॉन्टिंजेंसी फंड और लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट से होने वाले खर्चों की भी जांच करता है। प्राप्ति और व्यय। वो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों के व्यापार, निर्माण और लाभ हानि खातों का ऑडिट करता है। सरकारी कंपनियां। वो उन सभी निकायों और निगमों का ऑडिट करता है जिन्हें सरकार से भारी मात्रा में पैसा मिलता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, फॉर्मेट। यह अनुच्छेद एक तकनीकी बात कहता है। केंद्र और राज्यों के खाते, अकाउंट्स, किस फॉर्मेट या प्रारूप में रखे जाएंगे, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति ये निर्णय CAG की सलाह पर ही लेगा। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे देश में खातों का हिसाब किताब रखने का तरीका एक जैसा हो। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट्स। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अनुच्छेद है। 1. केंद्र के लिए CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। 2. राज्यों के लिए CAG अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। संसद की भूमिका। लोक लेखा समिति, पैक। जब CAG की रिपोर्ट संसद में आती है तो उसकी बारीकी से जांच लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। CAG को इस समिति का मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है क्योंकि वो तकनीकी बारीकियों को समझने में समिति की मदद करता है। निष्कर्ष। CAG सरकार का मुनीम नहीं है, बल्कि वो वॉचडॉग, प्रहरी है जो ये सुनिश्चित करता है कि टैक्स देने वाली जनता का एक एक पैसा केवल उसी काम में खर्च हो जिसके लिए संसद ने अनुमति दी थी। CAG को लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है, लेकिन इसकी शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हैं और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके कार्यक्षेत्र की व्याख्या की है। आइए CAG की सीमाओं और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को विस्तार से समझते हैं। 1. CAG की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ CAG। CAG एक शक्तिशाली पद है, फिर भी इसकी कुछ व्यवहारिक और कानूनी सीमाएं हैं। केवल पोस्टमार्टम जांच। CAG का काम तब शुरू होता है जब पैसा खर्च हो चुका होता है, यानी ये खर्च होने से पहले उसे रोक नहीं सकता। यह केवल खर्च होने के बाद उसकी गलतियां निकाल सकता है। इसी कारण इसे पोस्टमार्टम जांच कहा जाता है। विकास कार्यों में बाधा का डर। कभी कभी सरकारी अधिकारी इस डर से कड़े फैसले नहीं लेते कि बाद में CAG उन पर उंगली उठाएगा। इसे पॉलिसी पैरालिसिस की एक वजह माना जाता है। गुप्त सेवा व्यय, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। CAG भारत सरकार के गुप्त सेवा खर्चों का विवरण नहीं मांग सकता। उसे केवल कार्यकारी अधिकारी से एक प्रमाण पत्र लेना होता है कि पैसा खर्च हो गया है। वो इसकी बारीकी से जांच नहीं कर सकता। दंडात्मक शक्ति का अभाव। CAG केवल अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है। उसके पास किसी अधिकारी को सजा देने या जुर्माना लगाने की कोई शक्ति नहीं है। कार्रवाई करना संसद और सरकार का काम है। निजी क्षेत्र की सीमा। हालांकि सरकारी सहायता प्राप्त निजी कंपनियों का ये ऑडिट कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से निजी कंपनियों के खातों तक इसकी पहुंच सीमित है, जब तक कि वे सरकारी राजस्व से जुड़ी न हों। 2.
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में सीएजी के अधिकारों को परिभाषित किया है। ए सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह 2G स्पेक्ट्रम मामला 2012। इस मामले में सीएजी ने अनुमान लगाया था कि 2G स्पेक्ट्रम के गलत आवंटन से सरकार को 1.76 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हुआ। कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन रद्द कर दिए। कोर्ट ने माना कि सीएजी को यह जांचने का पूरा हक है कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन पारदर्शी तरीके से हुआ है या नहीं। इसने सीएजी की लॉस एस्टिमेशन, नुकसान का अनुमान करने की शक्ति को मान्यता दी। बी एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बनाम भारत संघ 2014। ये एक क्रांतिकारी फैसला था। निजी दूरसंचार कंपनियों ने तर्क दिया था कि सीएजी उनके खातों का ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि वे सरकारी कंपनियां नहीं हैं। कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये कंपनियां सरकार के साथ राजस्व रेवेन्यू शेयरिंग साझा करती हैं, इसलिए सीएजी उनके खातों का ऑडिट कर सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां भी सार्वजनिक पैसा या राजस्व शामिल है वहां सीएजी की नजर रहेगी। सी अरविंद गुप्ता बनाम भारत संघ 2013। इस मामले में याचिका दी गई थी कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सीधे मुकदमे शुरू होने चाहिए। कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीएजी की रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज है जो संसद के लिए है। यह अपने आप में कोई अंतिम कानूनी फैसला नहीं है। संसद की लोक लेखा समिति पेसी की जांच के बाद ही सरकार इस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। 3. सीएजी और पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का संबंध। सीएजी की रिपोर्ट जब संसद में जाती है तो उसे लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाता है। सीएजी इस समिति की बैठकों में भाग लेता है और जजों की तरह साक्ष्यों की जांच में मदद करता है। इसीलिए इसे पैक का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। निष्कर्ष, सीएजी भले ही सजा न दे सके, लेकिन उसकी रिपोर्ट सरकार की कमियों को उजागर कर उसे जनता और संसद के प्रति जवाबदेह बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके दायरे को बढ़ाकर ये सुनिश्चित किया है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग न हो। दुनिया के अन्य प्रमुख देशों, विशेषकर ब्रिटेन, यूके के सीएजी से करना चाह रहे हैं। हालांकि भारत ने यह पद ब्रिटेन से लिया है, लेकिन दोनों की शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस अंतर को स्वीकार किया था। आइए बिंदुवार तुलना करते हैं। भारत के सीएजी बनाम ब्रिटेन के सीएजी, तुलनात्मक विश्लेषण। विशेषता, भारत का सीएजी, ब्रिटेन यूके का सीएजी। नाम की सार्थकता। नाम नियंत्रक है, लेकिन कार्य केवल महालेखा परीक्षक, ऑडिटर का है। यह वास्तविक नियंत्रक, कॉम्प्ट्रोलर और परीक्षक दोनों है। पैसे की निकासी पर नियंत्रण। सरकारी खजाने, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सीएजी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। सरकारी खजाने से 1 पाउंड भी सीएजी की मंजूरी के बिना नहीं निकाला जा सकता। भूमिका का समय। इसकी भूमिका पोस्टमार्टम की तरह है, खर्च होने के बाद जांच। इसकी भूमिका खर्च के समय और खर्च के बाद दोनों समय होती है। संसद की सदस्यता। वह संसद का सदस्य नहीं होता और न ही संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी है। वह ब्रिटेन की संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स का एक अधिकारी माना जाता है। 1. भारत के सीएजी की स्थिति, केवल ऑडिटर। भारत में कार्यपालिका सरकार के पास संचित निधि से पैसा निकालने की पूरी शक्ति है। एक बार जब संसद बजट पास कर देती है तो सरकार को पैसा निकालने के लिए सीएजी से पूछने की जरूरत नहीं होती। सीएजी का काम तब शुरू होता है जब साल खत्म हो जाता है और वो हिसाब देखता है कि पैसा सही जगह लगा या नहीं। निष्कर्ष, भारत का सीएजी केवल एक ऑडिटर है। 2. ब्रिटेन के सीएजी की स्थिति, वास्तविक कॉम्प्ट्रोलर। ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा तब तक बाहर नहीं आता जब तक उस पर सीएजी के हस्ताक्षर, एक्सचेकर कंट्रोल न हो। वो ये देखता है कि पैसा उसी मद में जा रहा है जिसके लिए संसद ने अनुमति दी थी। निष्कर्ष, ब्रिटेन का सीएजी वास्तव में नियंत्रक, कॉम्प्ट्रोलर है। 3. भारत में सीएजी को नियंत्रक क्यों कहा गया? यह एक ऐतिहासिक भूल या निरंतरता मानी जाती है। जब 1950 में संविधान बना तो हमने ब्रिटिश पद का नाम तो अपना लिया, लेकिन उसे नियंत्रण की शक्तियां नहीं दी। इसका कारण यह था कि भारत की तत्कालीन सरकार चाहती थी कि विकास कार्यों के लिए पैसा निकालने की प्रक्रिया तेज रहे और उसमें कोई बाहरी रुकावट, चेक एंड बैलेंस न आए। 4. अन्य देशों जैसे अमेरिका के साथ तुलना। अमेरिका, यूएसए, वहां के सीएजी, जिन्हें कॉम्प्ट्रोलर जनरल कहा जाता है, के पास भारत के मुकाबले बहुत अधिक शक्तियां हैं। वे न केवल ऑडिट करते हैं बल्कि सरकारी कार्यक्रमों की कार्यक्षमता, एफिशिएंसी पर भी सवाल उठा सकते हैं और नियमों का उल्लंघन होने पर भुगतान रोक सकते हैं।
क्या भारत के सीएजी को और शक्तियां मिलनी चाहिए? अक्सर ये मांग उठती है कि भारत के सीएजी को भी ब्रिटेन की तरह नियंत्रण की शक्ति दी जाए ताकि घोटाले होने से पहले ही रुक सकें। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे नौकरशाही में डर पैदा होगा और सरनी हो जाएगी। संघ सरकार 52 to 151। अध्याय -I कार्यपालिका 52-78। I राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति = 52 73। 2 मंत्री परिषद = 74 75। 3 भारत का महान्यायवादी = 76। IV सरकारी कार्य का संचालन = 77 78। अध्याय 2 संसद 79-122। I साधारण = 79 88। 2 संसद के अधिकारी = 89 98। 3 कार्य संचालन = 99 100। IV सदस्यों की निरहताएं = 101 100।